दोस्तों हम लोग करंट अफेयर में आज 22 मई 2026 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। इसमें पहला चीज़ आपको बताया गया था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की चर्चा की गई है। तो पहला है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक से जाना जाता है, किन दो देशों के बीच स्थित है, जिसके बड़े हिस्से को पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित किया। हालांकि आप लोग जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अभी अभी सरकार चेंज हुई है, वहाँ बीजेपी की सरकार आई है। तो ऐसा जो करने वाला देश है नेपाल और बांग्लादेश के साथ कुछ केंद्रीय एजेंसियों को स्थानांतरित किया गया है, जिससे वहाँ पे कुछ निर्माण कार्य किया जा सके। इंटेलिजेंस ब्यूरो की मदद से ऐसा किया जा रहा है। अब हम लोग जानेंगे कि चिकन नेक किसको बोला जाता है। जैसे भारत के नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट हैं, तो 7 स्टेट में जो जो बांग्लादेश के सीमा से लगी रहती है, तो उसके वैसा यह क्यों महत्वपूर्ण है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है। ये कौन जोड़ता है? ये चिकन नेक जोड़ता है। किसी कारणवश ये अवरुद्ध हो जाता है तो भारत का संपर्क इससे टूट सकता है। सामरिक और रक्षा दृष्टि से क्या है? अत्यंत संवेदनशील है। और सड़क, रेल और व्यापारिक संपर्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गलियारा है। यह मार्ग चिकन नेक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? तो दार्जिलिंग जिले में स्थित है। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले में क्या स्थित है? पश्चिम बंगाल के किस चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले में है। किसके लिए इम्पोर्टेंट है? सामरिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, रक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये हो गया। यह कहाँ स्थित है? तो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले में। कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स इम्पोर्टेंट। किसके किसके बीच हुआ है? नेपाल और बांग्लादेश के बीच हुआ। नेपाल और बांग्लादेश के बीच हुआ। यह इसकी लंबाई 22 से 27 किलोमीटर के बीच है। और नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पहले विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड बी डे मनाने का 20 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं वर्ल्ड मधुमक्खी डे मनाने के। अब वर्ल्ड बी डे के बारे में जानते हैं। इसको उन्हीं 20 मई को ही क्यों मनाया जाता है? अब इसके पीछे रीज़न क्या है वर्ल्ड बी डे मनाने का? वर्ल्ड बी डे को क्या बोलते हैं? इस इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। वर्ल्ड बी डे मनाने के लिए क्यों मनाया जाता है? पहला इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस 2017 में पहली बार इसको मनाने की घोषणा की थी, फर्स्ट टाइम। किसको? वर्ल्ड बी डे को मनाने की घोषणा की। उसके बाद क्या होता है? इसमें मधुमक्खियों के महत्व के बारे में जागरूकता को फैलाना है और उनके संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। मधुमक्खियाँ क्या करती है? परागन में मदद करती है। परागन करती है। परागन करने से क्या होता है? परागन करने से जो क्या बोलते हैं, फसल, पौधे और जैव विविधता इससे क्या होती है? बनी होती है। तो फसल, पौधों में जीव विविधता क्या होती है? बनी होती है। जीव विविधता बनी होती है। इसका थीम क्या है? बी इंस्पायर्ड, बी इंस्पायर्ड बाय नेचर, बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नरिश अस ऑल। पहला क्या था? यूनाइटेड नेशन 2017 में पहली बार इसको मनाया। क्या करती है? मदद करती है। किसको? फसल, पौधे और जीव विविधता को निर्धारित करती है। थीम क्या है? बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नरिश अस ऑल। ये बल्ब। इंपॉर्टेंट डेट की चर्चा करें। इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट डेट में पहला इंपॉर्टेंट डेट की चर्चा किया जाए तो पहले हम 1 मई को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे। सेकेंड इंपॉर्टेंट इसमें क्या होगा? अभी विश्व ट्यूना दिवस, इंटरनेशनल ट्यूना डे। ट्यूना एक प्रकार की मछली होती है। और फिर 3 मई को क्या कहते हैं? विश्व विश्व वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। फोर्थ में क्या हो गया? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं। इंपॉर्टेंट में क्या है? 7 मई को फिर एथलेटिक्स डे मनाते हैं। एथलेटिक्स डे मनाते हैं। यहाँ तक हम लोग इंपॉर्टेंट डेट में पढ़ लिए। 7 मई को। और सबसे ज़्यादा जरूरी 22 मई। 22 मई को क्या हो गया? जैव विविधता दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे। जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता दिवस मनाते हैं। वैसे तो और भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं 11 मई। सातों को याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 11वीं बार
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाली पहली महिला का नाम बताएं जिसे माउंटेन क्वीन के नाम से जाना जाता है। तो पहली बार 11 मतलब माउंट एवरेस्ट में पर 11 बार चढ़ी, उसका नाम यहाँ पे गलत थोड़ा है, लास्का शेरपा नाम है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे। इसका नाम क्या है? लास्का शेरपा। 11th टाइम जो चढ़ी उसका क्या नाम है? लास्का शेरपा। इसी को क्या बोलते हैं? LHAKP, लास्का शेरपा। ये क्या बोली? 11 टाइम चढ़ी, इसको क्या बोलते हैं? माउंटेन क्वीन के नाम से जानते हैं, माउंटेन क्वीन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इसकी एज कितनी है? 52 साल की हैं। क्या हैं? फीमेल हैं। कहाँ की हैं? नेपाल की हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.6 या 8 है, 6 या 8 मीटर है। कहाँ पे है ये माउंट एवरेस्ट? तो नेपाल में है। यहाँ से हम लोग क्या क्या पढ़े? लाकपा शेरपा जो माउंटेन क्वीन के नाम से जाना जाता है, जो 11वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की 52 ईयर्स की हैं, फीमेल की हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.6 मीटर है, जो कि नेपाल में सिचुएटेड है। तो यहाँ से ये हो गया, लाकपा शेरपा के बारे में जान गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने एक नई जनसंख्या प्रबंधन नीति जारी करते हुए तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर कितना? 40,000 रुपये दिए गए। चौथे बच्चे के जन्म पर कितना दिया गया? 40,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी गई। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग कुछ जानते भी हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में देखते, आंध्र प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तो ऐसा क्यों किया गया? जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है उसके बाद भी ऐसा जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि वहाँ की फर्टिलिटी रेट कम हो गई थी। फर्टिलिटी रेट होने से अभी जापान में बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई, तो फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठाते रहती है। तो तीसरे बच्चों पे कितना है? थर्ड अगर जो आपका बच्चा होगा उस पर 30,000 रुपीज़ मिलेगा, और फोर्थ बच्चा होगा तो उस पर कितना मिलेगा? 40,000 रुपीज़ मिलेगा। इससे क्या होगा? इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कि छोटे परिवार को क्या होगा? छोटे परिवार को प्रोत्साहित करेगा। क्या प्रोत्साहित करेगा? जन्म दर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। कि अब इसकी राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गया अभी हमसे। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। उसके बाद निर्माण कब हुआ था? 1 जनवरी 1 नवंबर 1956 को इसकी क्या हुई थी? पहले बना था 1 नवंबर 1953 को। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1953 को क्या हुआ था? पहले ये अलग होकर इसको भाषाई आधार पे पहला राज्य बना था। भाषाई आधार पे पहला अलग होने वाला राज्य बना। फिर 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग किया गया। अब इसकी परमानेंट राजधानी, पहले हैदराबाद बनाया गया था दोनों की संयुक्त राजधानी, अब इसकी परमानेंट राजधानी अमरावती को बना दिया गया। अमरावती को क्या बना दिया गया है? परमानेंट राजधानी बना दिया गया। अमरावती को बनाने, अब आंध्र प्रदेश में कुछ फैक्ट हैं। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में सोना मिगरी गोल्ड प्रोजेक्ट खोजा गया है। यहाँ से सोने का उत्पादन किया जाएगा। दूसरा, पिल्लो एआई, आजकल एआई प्रचलित है, तो पिल्लो एआई नामक वॉइस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप आंध्र प्रदेश के एआई मिशन के तहत लॉन्च किया गया। फिर बारी एनर्जी सेक्टर का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। जो सबसे बड़ी एकीकृत लिथियम आयन बैटरी बनाएगी। लिथियम आयन बैटरी स्थापित करेगी। कहाँ? पहला हो गया सोना मिगरी गोल्ड प्रोजेक्ट, कर्नूल जिले में है। पिल्लो एआई लॉन्च किया गया। बारी एनर्जी द्वारा लिथियम आयन बैटरी बनाई जाएगी आंध्र प्रदेश में। 3 चीज़ हो गया। उसके बाद कहा गया है कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा क्या घोषणा किया गया है? होप आइलैंड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप आइलैंड पर क्या किया गया? सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी बनाई गई। सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी बनाने की घोषणा की गई। होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी की क्या घोषणा बनाई की गई? उसके बाद चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, उसमें कुप्पम में 24 घंटे के भीतर 5,555 बाईसाइकिल महिलाओं भी शामिल हैं एंड कामकाजी महिलाओं और छात्रों को बांटा गया। इससे क्या होगा? रिन्यूएबल एनर्जी के दिशा में एक कदम उठाया गया। और इससे होगा क्या कि इससे नारी सशक्त होगी। ई साइकिल का वितरण किया गया, इसको गिनीज बुक ऑफ ई साइकिल का वितरण किया गया। ई साइकिल वितरण किया गया, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अब विपणन सत्र 26-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, के संबंध में सरकार द्वारा किस फसल के सबसे अधिक पूर्ण वृद्धि को प्रति क्विंटल घोषणा की गई? तो एक गलत लिखा हुआ।
सूरजमुखी सूरजमुखी का जो बीज होता है उसके एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी क्यों की गई है? ताकि किसानों को अच्छा रेट मिले, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े। आमदनी बढ़ने से क्या होगा? किसान प्रोस्पेरस होंगे और उनकी आय बढ़ने से वो अच्छे लिविंग स्टाइल में जिएंगे। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब पहले तो चल जानते हैं कि खरीफ और रबी फसल क्या है। खरीफ और रबी फसल, ठीक। खरीफ फसल क्या होता है? ये जून से सितंबर के बीच होती है। जून से सितंबर के बीच हुई, उसके बाद और इसको बोया जाता है जून से सितंबर में, मतलब बीज बोने का कार्यक्रम। और अक्टूबर नवंबर में क्या होता है? इसको काट लिया जाता है, ठीक। इन फसलों को जब पानी और क्या होता है, पानी और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है किसको? खरीफ फसल को। खरीफ फसल में कौन कौन मोस्टली हैं? सोयाबीन है, अरहर, धान, मक्का, मूंग, उड़द, कपास। इसमें मोस्टली कौन कौन है? धान, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, जूट। ये क्या होती है? हमेशा मानसून पर निर्भर करती है, क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो क्या होगी? मानसून पर निर्भर करेगी। अब रबी फसल की बात करें, रबी फसल में क्या होता है? रबी फसल की बात करें, रबी फसल में क्या हुआ? रबी फसल की बात करते हैं, रबी फसल कहाँ से कहाँ कब कब होती है? अक्टूबर नवंबर में ही इसको काटा तो फिर से बोया जाता है, और इसको बोने का सीज़न हो गया। और क्या हुआ? मार्च अप्रैल में क्या हुआ? मार्च से अप्रैल में क्या हुआ? काट लिया जाता है। और इसको ठंडी और शुष्क जलवायु, ठंडी व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। ये क्या था? इसको आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती थी, और इसको क्या हुआ? ठंडी व शुष्क जलवायु की आवश्यकता हुई। इसमें कौन कौन फसल हो गए? गेहूँ, गेहूँ हो गए, और क्या हो गए? जौ हो गए, चना हो गए, मसूर हो गए, सरसों हो गए, सरसों हो गया, अलसी हो गया। गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसी, अलसू, मटर, प्याज। मटर और प्याज आप लोग आसपास देखते ही होंगे, ठीक। ये फसलें किस पे आधारित होती है? सिंचाई पर आधारित होती है। इसके लिए सिंचाई पर आधारित होती है। कौन सी फसल सिंचाई पर आधारित होती है? ये वाला रबी फसल। तब यहाँ से हम लोग क्या जाने कि दो तरह की फसलें होती है, रबी और क्रॉप। अब अब इसमें और भी फैक्ट हैं। फैक्ट क्या है? सरकार ने बीज विपणन किया गया है। अब सूरजमुखी के बीज में क्यों बढ़ोतरी की गई है? 14, ऐसा नहीं कि 14 फसल के दाम में वृद्धि की गई है। 14 फसल के दाम में वृद्धि की गई है। एमएसपी, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब इतने दाम से कम में नहीं, मतलब इतना दाम सरकार देगी ही देगी जितना निर्धारित किया गया है सरकार की तरफ से। उतना क्या बोलते हैं इसको, बोला जाता है सरकार की तरफ से उतनी सुरक्षित राशि है, इसके नीचे सरकार वो खुद खरीद लेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत ने किस देश के साथ शुक्र ग्रह, इसको वीनस बोलते हैं, शुक्र ग्रह के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन है ना, तो वीनस हो गया शुक्र, ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया। तो क्या होगा? स्वीडन के साथ। भारत ने किसके साथ? स्वीडन के साथ। तो वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया गया है। अब इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। वीनस ऑर्बिटर मिशन, वीनस ऑर्बिटर मिशन, वीनस ऑर्बिटर मिशन। वीनस हो गया शुक्र, इंग्लिश में ही ऑर्बिटर, और मिशन का मतलब कार्यक्रम, ठीक है। इसको शॉर्टकट में VOM भी बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ है? इसरो, भारत की जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और स्वीडन की कौन है? स्पेस कॉरपोरेशन, स्वीडन स्पेस कॉरपोरेशन के बीच महत्वपूर्ण कदम है। दोनों के बीच क्या हुआ है? समझौता किया गया है। इसके लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए। इससे क्या होगा? दोनों देश के वैज्ञानिक सहयोग में बढ़ावा मिलेगा और ग्रहों के बारे में नई जानकारी मिलेगी। ग्रहों के बारे में नई जानकारी मिलेगी। कौन कौन? वीनस ऑर्बिटर मिशन के तहत, वीनस ऑर्बिटर मिशन के तहत। और इसमें स्वीडन का क्या योगदान है? स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस वीनस न्यूट्रल एनालाइजर नामक एक वैज्ञानिक उपकरण विकसित किया गया है। मिशन का उद्देश्य क्या है? तो मिशन का उद्देश्य तो बता ही दिए कि ग्रहों के बारे में जानकारी है। उसके बाद वायुमंडल, शुक्र ग्रह के बारे में जानना है। वायुमंडल व सूर्य की सौर हवाओं के बीच होने वाली जानकारी को पता करना है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस है, इससे क्या होगा? दोनों देशों के बीच, किसके बीच? इंडिया और स्वीडन के बीच क्या होगा? दोनों के आपसी रिश्ते क्या होंगे? मजबूत होंगे, आपसी रिश्ते मजबूत होंगे। और भविष्य के अंतरिक्ष